शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 मुबैना तौर पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के तरबियत याफ्ता हैं। दिल्ली ATS ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसी दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ मिलकर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में त्योहारों के मौसम में दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रही थी। स्पेशल CP स्पेशल सेल नीरज ठाकुर के मुताबिक महाराष्ट्र से 47 साला जान मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसामा उर्फ समी जामिया नगर का रिहायशी है, मूलचंद उर्फ साजुराय बरेली का रिहायशी है, जीशान कमर इलाहाबाद का रिहायशी है, मोहम्मद अबू बकर बहराइच का रिहायशी है और मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रिहायशी है। स्पेशल CP स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने इंकशाफ किया कि उन्हें एक स्लीपर सेल ऑपरेटिव से जदीद तरीन RDX पर मबनी IEDs, दस्ती बम, पिस्तौल और कारतूस मिले और उन्हें महफूज रखने के लिए यूपी भेजा गया था। 4 मुश्तबा अफराद को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया, जबकि जीशान कमर और आमिर जावेद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़, दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी ये अहम खबर है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने 12 बजे एक अहम मीटिंग तलब की है और इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के DGP शिरकत करेंगे। सबसे अहम कि दिल्ली स्पेशल सेल की कार्रवाई के बाद वलसे ने महाराष्ट्र ATS से बातचीत की है और इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र से भी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुंबई से अमित राय। अमित, बेहद अहम इस मामले को माना जा रहा है और इसके तार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर इस सिलसिले में कार्रवाई? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि टिकट बुक करने वाला एक शख्स जो है वो ATS की हिरासत में है। दरअसल ये पूरा मामला ये था कि संभावित आतंकी हमले के मामले में जो दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार मुंबई का रहने वाला जान मोहम्मद को गोल्डन टेम्पल ट्रेन में यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र ATS ने उस शख्स को हिरासत में लिया जिसने जान मोहम्मद के मुंबई से दिल्ली यात्रा का टिकट का ट्रेन बुक किया था और टिकट बुक करने वाला शख्स अपने आप को टेम्पो ड्राइवर बता रहा है। उसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे जो है पुलिस जो है लेके गए हैं। और एक और जानकारी दे दूं आपको कि जान मोहम्मद को मुंबई से रेलवे का टिकट निकालकर देने वाला ट्रेवल एजेंट जो जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अजगर बताया जा रहा है और लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अजगर नाम के ट्रेवल एजेंट को पकड़ा है और पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में ये पता चला है कि अजगर ने 13 सितंबर को मुंबई सेंट्रल से दिल्ली की ट्रेन बुक की थी। अजगर उसी इलाके में रहता है जहां पर जान रहता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यानी आतंकी गिरफ्तारी के बाद उसको जिसने टिकट निकाल कर दिया था ट्रेन से जाने के लिए उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों जो है धारावी के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है यहाँ पर कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने 12 बजे मंत्रालय में एक बैठक बुलाई है
इस बैठक में डीजीपी संजय पांडे, मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले मौजूद रहेंगे और साथ ही एटीएस चीफ भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है तो गृह मंत्री ने महाराष्ट्र एटीएस से इस विषय में चर्चा की है और चर्चा में ये पूछा गया कि एटीएस को पता था क्या इस पूरी जानकारी के बारे में कि एक शख्स है जो आतंकी है, जो धारावी इलाके में रहता है मुंबई के। इन सारे मामलों की जानकारी लेने के लिए 12 बजे मंत्रालय में जो है मीटिंग बुलाई गई है। तो पहली अपडेट है 12 बजे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और दूसरी अपडेट ये है कि आतंकी के एक साथी को जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, जिसने टिकट निकाला था और जो टिकट निकालने के बाद जिस ट्रेन से जा रहा था उसी ट्रेन में जो है यहाँ पे दिल्ली की स्पेशल सेल ने उस आतंकी को पकड़ा था। जी अमित, तो तमाम अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। पिछले दिनों गुजरात में लगातार बारिशों की वजह से आवाम को सख्त दिक्कतों का सामना है। जामनगर और राजकोट में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। सूरत हाल ऐसी है कि जामनगर के कई देहात ज़ेरे आब है। पानी जमा होने की वजह से कई देहात का दीगर मुकामात से राब्ता मुनक़ते हो गया था। राजकोट की सूरत हाल भी कमोबेश ऐसी ही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। बारिश फिलहाल रुकी हुई है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने एमआईएम की यूपी में एंट्री पर अपने खास अंदाज में तनकीद कर डाली है। कल बागपत में किसान रैली से खिताब करते हुए टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान करार दे दिया। राकेश टिकैत के मुताबिक एमआईएम बीजेपी की ही टीम बी है। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए। बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है। इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको, और आपने देख भी लिया होगा। ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? एक और बेहद अहम खबर, काबुल में हिंदुस्तानी निजात कारोबारी के अगवा मामले पर वजारत खारजा का कहना है कि ये बात उसके नोटिस में आ गई है। इस मामले में तमाम तर जरूरी मालूमात इकट्ठा की जा रही है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तानी निजात कारोबारी का अगवा कर लिया गया। मकविया की शिनाख्त बंसुरी लाल की हैसियत से की गई है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के सदर पुनीत चंढोक ने बंसुरी लाल के अगवा की जानकारी मीडिया को दी। काबुल में 11वें पुलिस जिले में बंसरी की दुकान है, दवा की दुकान है। ज़राए के मुताबिक बंसरी और उनके स्टाफ का दुकान के करीब से अगवा किया गया। अगवाकारों ने उन्हें मारा पीटा। बंसरी लाल का स्टाफ किसी तरह अगवाकारों के गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो गया। मकामी एजेंसियों में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। उनकी तलाश जारी है। दुनिया को अफगानिस्तान के पेचीदा, मुश्किल और संगीन सूरत हाल पर तशवीश लाहक है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए सियासी तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान अहमियत का हामिल भी है। मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर ही रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी तशवीश को दोहराया। हिंदुस्तान का कहना है कि नई हुकूमत ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखे। हिंदुस्तान ने कश्मीर में UNHCR चीफ के बयान की तरदीद की है। हिंदुस्तान ने मिशेल बेशलिट के बयान को गैर ज़रूरी करार दिया है।
लंबे इंतजार के बाद नेशनल टेस्ट एजेंसी ने देर रात जेईई मेंस 2021 के रिजल्ट का ऐलान किया। इसमें कुल 44 कैंडिडेट ने 100% नंबरात हासिल किए हैं। 18 तलबा को पहला मुकाम मिला है। जेईई मेंस एग्जाम के लिए 7.8 लाख तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वाज़ेह रहे कि जेईई पहले मरहले का इम्तिहान फरवरी में, दूसरे मरहले का इम्तिहान मार्च में हुआ था। अगले मरहले अप्रैल और मई के लिए तय किए गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मुलतवी किया गया। तीसरे मरहले का इनेकाद 20-25 जुलाई को हुआ था, जबकि चौथा मरहला 26 अगस्त से 2 सितंबर तक हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरों को अपनी मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया को बेहतर बनाने में इंजीनियर्स का बेहद अहम किरदार रहा है। उनकी काविशों की सताइश के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सर एम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। डॉक्टर कफील खान को 2019 में दूसरी बार बहराइच डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुबैना तौर पर परेशानी पैदा करने और अस्पताल अमले के साथ बदसलूकी करने पर मुअत्तल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत के इस हुक्म पर रोक लगा दी है, क्योंकि डॉक्टर कफील खान पहले ही मुअत्तल थे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट की वजह से 30 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील खान को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 1 साल बाद डॉक्टर कफील खान को जमानत पर रिहा किया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि ऐसा कोई उसूल नहीं है जो रियासती हुकूमत को उनके खिलाफ दूसरा मुअत्तली का हुक्म जारी करने की इजाजत दे, जबकि उन्हें पहले ही मुअत्तल किया जा चुका था। ताहम हुकूमत की जानिब से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ए.के. गोयल ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 27 अगस्त 2021 को पेश की गई थी। एक दिन बाद उन्हें एक कॉपी भेजी गई। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होना है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता माह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में पुलिस चार्जशीट को कबूल करने के फैसले को कालअदम करार दे दिया था। हमारे साथ सीधे मौजूद हैं एक बार फिर से डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बार फिर से आपके लिए राहत की खबर आई है, आपका रिएक्शन क्या कुछ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट वाज रियली नाइस। मैं तो कहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी जिस दिन ये ऑर्डर आया है 9 तारीख को, जब मेरे एडवोकेट ने बताया। और दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो मुझ पे ना सिर्फ इस बात पे 3 चार्जेस लगाए गए थे। एक तो ये कि मैं बहराइच में बच्चों का जबरदस्ती इलाज करने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दूं जी, बहराइच में जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और मथुरा वगैरह में मिस्ट्री फीवर, रहस्यमयी बीमारी कह के बच्चों की जान जा रही है, उसी तरह से 2008 जिसको सरकार रहस्यमयी बीमारी कह रही थी जी। और मेरा ये मानना था कि कोई ऐसी रहस्यमयी बीमारी नहीं होती है, मेडिकल में कोई ना कोई डायग्नोसिस बनाई जाती है। और ये सोच के हम डॉक्टर्स की टीम के साथ वहाँ गए थे फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए। तो हमने पाया था बहुत से बच्चे इंकेफेलाइटिस से पीड़ित थे, मस्तिष्क ज्वर से, और उसके लिए हम लोगों ने रिपोर्ट देने जा रहे थे, तब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस बात को मुझे सस्पेंड किया गया था। दूसरा ये कह के सस्पेंड किया था कि मैं सरकारी नौकर में होकर सरकार से सवाल जवाब पूछता हूँ। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव सर ने और मेरे तरफ से जो वकील थे मनीष निगम, अशोक कुमार पांडे ने, मनोज कुमार पांडे जी ने ये बात रखी है कि 2 साल हो गए इन्होंने इंक्वायरी खत्म नहीं की। सितंबर 2019 में सस्पेंड किए, मतलब हुए, और आज 2 साल हो गए, इनकी इंक्वायरी ही नहीं खत्म हो रही है। और पिछला जो बीआईडी की इंक्वायरी थी उसमें भी 4 साल लग चुके हैं। तो ये जानबूझ के बस टालना चाहते हैं। इस वक्त जब उत्तर प्रदेश में बहुत से बच्चों की मौत हो रही है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मुझे लगता है कि मैं जाके काम कर सकता हूँ। तो कोर्ट ने इस बात को माना है कि कोर्ट में अर्जी देने के बाद 26
अगस्त 21 को ऑर्डर देने के बाद उन्होंने 27 को इंक्वायरी का सबमिट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस पर कोर्ट ने 4 हफ्ते में इस पूरी इंक्वायरी को खत्म करने का दे दिया है। तो ये मुझे बहुत बड़ी राहत है। मुझे उम्मीद है कि 22 सितंबर को जब इलाहाबाद में BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी का मामला है, उसमें अगर मुझे स्टे मिल जाता है तो मुझे बहाली मिल जाएगी और मैं अपने काम पे वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर कफील खान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने न्यूज़ 18 उर्दू के सामने अपनी पूरी बात रखी। मौत और हयात का मालिक खुदा है। करिश्मे या मौजज़े हमें उसकी कुदरत की याद दहानी कराते रहते हैं। गुजरात के दाहोद में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। हुआ यूं कि मोटरसाइकिल सवार का बैलेंस बिगड़ गया, तवाजुन बिगड़ गया, उस पर से ट्रैक्टर का पहिया गुजर गया। उसे सिर और कंधे पर चोटें आईं, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। बाइक पर खातून और बच्चा भी सवार था। मध्य प्रदेश हुकूमत मेडिकल एजुकेशन में बड़ी तब्दीली करने जा रही है। अभी तक मेडिकल कॉलेज के तलबा मेडिकल एजुकेशन की पूरी तालीम अंग्रेजी ज़बान में हासिल करते थे, मगर MP हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन को हिंदी ज़बान में देने का फैसला कर लिया है। तलबा को मेडिकल एजुकेशन हिंदी ज़बान में देने के लिए किताबों की फराहमी और उसके खाके के लिए भी काम करना शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने इस सिलसिले में जल्द ही कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान कर दिया है। हम ऐसा जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें। और उसके लिए हम जल्द से जल्द एक कमेटी बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो हिंदी में भी हम बनाएं और आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी हुई हमीद की तलाश ATS कर रही है। दरअसल उसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है हमीद। ATS की टीम ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है। शहर में कई जगह इस सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। तो बेहद अहम खबर कानपुर से, जहां मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के मामले में हमीद की तलाश की जा रही है। ATS हमीद को तलाश रही है। दरअसल उसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है हमीद, और ATS की टीम ने कानपुर में मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी की है। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे ATS की बड़ी कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची? देखिए, जिस तरह से हिना ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कल देर रात ATS ने छापेमारी की है कानपुर में। कानपुर के कई इलाकों में छापेमारी की है। अभी भी ATS कानपुर में मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो संपर्क में थे, उनके साथी जो थे या उनके रिश्तेदार थे जो उनके साथ रहते थे, उनके निशानदेही पर ये छापेमारी हो रही है। जो हुमैद नाम का एक व्यक्ति है, पकड़े गए उसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है, और उसकी ससुराल यानी कि रिश्तेदार जो है कानपुर में रहते हैं, उनके यहाँ बताया जा रहा है कि ATS पहुंची लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद अभी भी कानपुर में उनके रिश्तेदारों के यहाँ और जो रिश्तेदार उनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी उसकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। जी ना जी संदीप, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आज गुजरात हुकूमत की नई काबीना को हलफ दिलाया जाएगा। गांधीनगर राजभवन में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद अमल में आएगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल नई काबीना में नौजवान चेहरों को शामिल कर सकते हैं। गुजरात के तमाम BJP अरकान असेंबली को आज पार्टी हेडक्वार्टर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है।
तो गुजरात हुकूमत की नई काबीना को हलफ दिलाया जाएगा आज। गांधीनगर राजभवन में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल नई काबीना में नौजवान चेहरों को शामिल कर सकते हैं। गुजरात के तमाम बीजेपी अरकान असेंबली को आज पार्टी हेडक्वार्टर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।